यूनिट 2 पे आएंगे, पेज नंबर 2.30, पेज नंबर 2.30। Messrs. Woodworth and Associates, a firm dealing with the wholesale and retail of buying and selling of various kinds of wooden logs, customized as per the requirements of the customer. They dealt with rosewood, mango wood, teak wood, Burma wood, etc. Mr. Das, a customer, came to the shop and asked for wooden logs measuring 4 inches broad and 8 feet long as required by the carpenter. Mr. Das specifically mentioned that he required the wood which would be best suited for the purpose of making wooden doors and window frames. Shop owner agreed and arranged the wooden pieces cut into as per the buyer's requirements. Carpenter visited Mr. Das' house next day and he found that the seller has supplied mango tree wood, which would most unsuitable for the purpose. Carpenter asked Mr. Das to return the wooden logs as it would not meet his requirements. Shop owner refused to accept to return of wooden logs on the plea that logs were cut to specific requirements. Explain the duty of the buyer as well as the seller according to the doctrine of caveat emptor, or whether Mr. Das would be able to get the money back or the right kind of wood as required for serving his purpose. एक चीज समझ के चलो, समटाइम्स क्या होता, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं। अगर 2 से 3 क्वेश्चन पूछा है तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर करना है और हर क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको प्रोविजन लिखना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर? ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आ रहा है तो 2 प्रोविजंस आएंगे और 2 कंक्लूजन्स आएंगे। पूरा अलग अलग लिखना है क्या? नहीं, पैराग्राफ वैसे ही आएगा, प्रोविजन फैक्ट एप्लीकेशन। प्रोविजन में दोनों भी प्रोविजन एक साथ में आएंगे, फैक्ट्स आएगा, फिर कंक्लूजन में 2 पैरा भी करेंगे। पहले पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। राइटिंग का फॉर्मेट समझा सबको? किसको डाउट? ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ड्यूटी ऑफ द बायर एज वेल एज द सेलर अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर। मतलब इनको क्या चाहिए यहाँ पर? इनको चाहिए पूरा का पूरा कैविएट एम्प्टर। उनको पूरा कैविएट एम्प्टर का कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है। उसमें बायर के राइट्स क्या है कि बायर ने रीजनेबल केयर लेना चाहिए, बायर ने गुड्स को देखना चाहिए, और सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर शोइंग द। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले है, एक्सप्लेन द ड्यूटी ऑफ द बायर एज वेल एज द सेलर अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर। मतलब उनको क्या चाहिए यहाँ पर? कैविएट एम्प्टर का पूरा प्रोविजन। कैविएट एम्प्टर मतलब क्या? बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या, और कैविएट एम्प्टर का एक्सेप्शन। हाँ, ठीक है, ये हो गया पूरा प्रोविजन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 2, वेदर मिस्टर दास वुड बी एबल टू गेट द मनी बैक और द राइट काइंड ऑफ वुड। इसमें क्या एप्लीकेबल होगा? नहीं, इम्प्लाइड कंडीशन। 2 चीजें आती, कैविएट एम्प्टर का एक्सेप्शन और इम्प्लाइड कंडीशन। कौन सा वाला? क्वालिटी एज टू कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, पेज नंबर 2.24 दोनों भी है। बट मैं पेज नंबर 2.24 को प्रीफर करूंगा, ना कि क्वेश्चन, ना कि कैविएट एम्प्टर के एक्सेप्शन। दोनों में बात सेम लिखी है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या लिखे हुआ है कि 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। कौन से? कि बायर ने सेलर को रिक्वायरमेंट बताई, सेलर के स्किल पे डिपेंड करा और सेलर उसी प्रोडक्ट में डील करता। कैविएट एम्प्टर के एक्सेप्शन में भी वही लिखे हुआ है, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस में भी यही लिखा है। बट आई विल प्रेफर कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस का रेफरेंस एंड नॉट द कैविएट एम्प्टर का एक्सेप्शन का रेफरेंस। क्यों ऐसे? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन? मैं आपको क्या बोला, क्वेश्चन में कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल है ना, ये क्वेश्चन के वर्डिंग्स पर से समझता। अगर आप क्वेश्चन के वर्डिंग्स पर से देखो, उनको क्या चाहिए? वेदर मिस्टर दास वुड बी एबल टू गेट द मनी बैक
or the right kind of food. मतलब उनको क्या चाहिए यहाँ पर, क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसल होगा क्या, मैं मनी क्लेम कर रहा हूं मतलब क्या, मैं कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर रहा हूं, मतलब उनको क्या चाहिए, ब्रीच ऑफ कंडीशन। वर्डिंग्स पर से समझ रहे हो क्या, यहाँ स्टूडेंट्स के मार्क्स चल जाते, लिखते सही है बट रेफरेंस गलत हो जाता। उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि तुम लोग प्रूव करो कि यहाँ ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है एंड हेंस द बायर हैज अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। पॉइंट समझ में आया सबको? तो यहाँ पर कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस का रेफरेंस आएगा। कोई डाउट क्या आता, ये समझ के अपने को प्रोविजंस कौन से लिखना है, अब लिखेंगे कैसे। According to the Sale of Goods Act 1930, caveat emptor means let the buyer be aware. Page number 2.26, caveat emptor को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। एक्सेप्शंस लिखना है क्या, नॉट नेसेसरी, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स, हेड पॉइंट लिख सकते, बट अगेन डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स, 5 मार्क्स के लिए आता नहीं पढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने कैविएट एम्प्टर को एक्सप्लेन नहीं करने बोला, उन्होंने बोला एक्सप्लेन द ड्यूटी ऑफ द बायर एंड द सेलर। तो आपको कैविएट एम्प्टर में कैविएट एम्प्टर एक्सप्लेन करना है, बायर के ड्यूटीज, सेलर के ड्यूटीज, यहां तक क्लियर। फिर अल्सो, फिर आगे पैराग्राफ करके प्रोविजन को ही करूंगा कि इम्प्लाइड कंडीशन मीन्स अ कंडीशन which is though not stated in the contract but still will be assumed to be a part of the contract, and condition as to quality or fitness is one such implied condition. It states that no implied condition as to quality or fitness of the goods sold for any particular purpose exists, but if 3 conditions are fulfilled, then condition as to quality or fitness will be applicable. Point 1, point 2, point 3, page number 2.24. Hence, if the above 3 conditions are not fulfilled, then caveat emptor will not be applicable and seller will be responsible for the wrong sale of the goods, and buyer can treat it as the breach of condition and can repudiate the contract. अब हुआ मेरा प्रोविजन कंप्लीट, समझ में आया? बट रेफरेंस आना जरूरी है इम्प्लाइड कंडीशन का, क्योंकि हमको ये प्रूव करना है कि आप कंडीशन को ब्रीच करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करके पूरा पैसा क्लेम कर सकते, ठीक है, लिख सकते, चल सकते। प्रोविजन समझा सबको? तो अब लिखेंगे, अब आएगा फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस क्या आएगा, मेसर्स वुडवर्थ एंड एसोसिएट्स फर्म डीलिंग विद द होलसेल एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। मिश्रा इतना पूरा का पूरा स्टोरी मत लिखो, फैक्ट 3 से 4 लाइन में होना चाहिए, तो पूरे स्टोरी को 3 या 4 लाइन में लिखूंगा। फिर आएगा अप्लाइंग द अबाउ प्रोविजन, पॉइंट नंबर 1, अप्लाइंग द अबाउ प्रोविजन कोलन, पॉइंट नंबर 1 क्या, एक्सप्लेन द ड्यूटी ऑफ द बायर एज वेल एज द सेलर। ये तो ऊपर ही लिखे, सिर्फ नीचे हम रेफर कर देंगे। सो in the case of caveat emptor, the responsibilities of the buyer and the seller will be as stated above. Point number 2, in the given case, as there is a breach of implied condition, hence Mr. Das will be able to repudiate the contract and claim the money back or the right kind of good. हो गया ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट, समझे सबको? Question number 2. Mrs. Gita went to the local rice and wheat wholesale shop and asked for 100 kgs of basmati rice. Shopkeeper quoted the price of the same as rupees 125 per kg, to which she agreed. Mrs. Gita insisted that she would like to see the sample of what will be provided to her by the shopkeeper before she agreed upon such purchase. Shopkeeper showed her a bowl of rice as sample. Sample exactly corresponded to the entire lot. Buyer examined the sample casually without noticing the fact that even though the sample was that of basmati rice,
but it contained a mix of long and short grains. Cook, on opening the bags, complained that the dish prepared with the rice would not taste the same quality. Now, Mrs. Gita wants to file a suit of fraud against the seller, alleging him of selling mix of good and cheap quality rice. Will she be successful? पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, decide the fate of the case and options open to the buyer for grievance redressal as per the provision of Sale of Goods Act. Third question, what would be your answer in case Mrs. Gita specified her exact requirement as to length of? तीन क्वेश्चंस है एक ही क्वेश्चन में, तो जब हम प्रोविजन भी लिखेंगे तो प्रोविजन भी तीन हिस्सों में, ठीक है. सो कौन सा प्रोविजन अप्लीकेबल होगा? सेल बाय सैंपल. और कौन सा प्रोविजन अप्लीकेबल होगा? सेल बाय डिस्क्रिप्शन आएगा क्या? क्या हमने राइस को डिस्क्राइब किया था क्या? नहीं. स्पेसिफाइड यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा सेलर अपनी रिक्वायरमेंट बता रहा है. सेल बाय डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता? सेलर प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है और आपने वो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से गुड्स परचेज करे, दैट इज सेल बाय डिस्क्रिप्शन. यहाँ पर क्या हो रहा है? बायर अपना रिक्वायरमेंट सेलर को बता रहा है. हाँ, तो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट बता रहा है ना. मतलब मिस्टर दास वाला केस कि मैं सेलर को अपना रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ और मैं सेलर के स्किल पे डिपेंड कर रहा. इम्प्लाइड कंडीशन. दो तीन पॉइंट, ठीक है. सो पहला क्वेश्चन क्या था? मिसेस गीता वांट्स टू फाइल अ सूट अगेंस्ट ऑफ फ्रॉड. विल शी बी सक्सेसफुल? इसमें कौन सा प्रोविजन आएगा? सेल बाय सैंपल. पहले क्वेश्चन के लिए सेल बाय सैंपल आएगा सबके हिसाब से? नहीं. सेल बाय सैंपल क्या बोलता? मैं आपको क्या बोला? प्रोविजन का मतलब क्या है? अगर आपका प्रोविजन क्वेश्चन का आंसर देता है तो आपका प्रोविजन सही है. सेल बाय सैंपल क्या बोलता है कि अगर सेलर सैंपल दिखा के प्रोडक्ट बेचता है तो एक्चुअल गुड शुड करस्पॉन्ड विद द सैंपल, और अगर करस्पॉन्ड नहीं करता है तो सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल. ये प्रोविजन है. क्या इस प्रोविजन से मेरे क्वेश्चन का आंसर निकलता? क्या नहीं निकलता, क्योंकि हमारे इसमें क्या हुआ था? बायर ने चेक किया था. तो यहाँ कैविएट एम्प्टर भी अप्लीकेबल होगा. यहाँ दो प्रोविजन अप्लीकेबल होंगी. पहले हम बताएंगे सेल ऑफ सैंपल का प्रोविजन कि अगर सैंपल के हिसाब से एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं है तो सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल. बट अगर buyer is irresponsible regarding checking the sample and the actual goods is with respect to the sample, so by the provision of caveat emptor, seller will not be responsible, buyer will be responsible for his wrong choices. समझे? तो पहले क्वेश्चन को दो प्रोविजन आएंगे. किसी को डाउट? सेकंड क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन क्या था? Decide the fate of the case and options open to the buyer for grievance redressal as per the provisions. ठीक है. Decide the fate of the case. तो ये केस का फेट क्या है? कि buyer will not be getting any claim. buyer को कुछ भी मिलेगा नहीं. grievance redressal का buyer के पास कोई ऑप्शन है क्या? कुछ भी नहीं है, क्योंकि caveat emptor applicable होता. buyer को कुछ भी मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा. और लास्ट क्वेश्चन क्या है? What would be your answer in case Mrs. Gita specified her exact requirement as to the length of rice? मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? कंडीशन as to होलसमनेस नहीं आता यहाँ पर. यहाँ पर सेलर इतना रिक्वायरमेंट बता रहा है, मतलब implied condition as to quality और फिटनेस कि अगर तीन कंडीशन फुलफिल होती है, पेज नंबर 2.24 मॉड्यूल, कि अगर बायर अपना रिक्वायरमेंट सेलर को बताता है, बायर सेलर के स्किल पे डिपेंड करता है और सेलर उसी प्रोडक्ट में डील करता है, तो सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द रॉन्ग गुड. और अगर सेलर गलत गुड प्रोवाइड करता है, इट इज अ ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन एंड सेलर हैज अ राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. तीनों प्रोविजन समझ में आए क्या? प्रोविजन कैसे एप्लीकेबल होंगे? ठीक है. तो लिखेंगे कैसे?
डिसाइड द फेट ऑफ द केस। फेट मतलब कंक्लूजन ऑफ द केस क्या होने वाला है? कंक्लूजन यही होगा कि बायर की गलती है कैविएट एम्प्टर के हिसाब से। और दूसरा क्या बोला उन्होंने, व्हाट आर द ऑप्शंस ओपन टू द बायर फॉर ग्रीवेंस रिट्रेसल। ग्रीवेंस मतलब कंप्लेंट, रिट्रेसल मतलब सॉल्विंग। तो कस्टमर को अपनी कंप्लेंट सॉल्व करने के लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है? कोई नहीं, क्योंकि गलती उसकी थी। जो मिला वो उसको लेकर जाना पड़ेगा, उसको कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं। समझे क्या? ठीक है, अगर आप अब क्वेश्चन पढ़ो, अगर पेज नंबर 2.32 पर आओ, पेज के उनका आंसर पढ़ो। अगर आप इतना आंसर लिखते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे क्या? नहीं मिलते। यही चीज मैं आपको हमेशा बताने का ट्राई कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूट जो आंसर देती है दैट इज जनरली अ हिंट ऑफ द आंसर। अगर आप वैसा ही आंसर लिखे तो मार्क्स नहीं मिलता, आपको पूरा प्रोविजन लिखना पड़ेगा। सो प्रोविजन लिखेंगे कैसे? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। पहले कौन सा प्रोविजन आएगा? सेल ऑफ गुड्स एज पर सैंपल, पेज नंबर 2.23, that there is an implied condition that bulk shall correspond with the sample in quality and the buyer shall have a reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample. ठीक है, and the goods shall be free from any defect rendering them unmerchantable। ये हो गया सेल बाय सैंपल। अब इसको ही कनेक्ट करेंगे कैविएट एम्प्टर से। बट इफ द सैंपल इज शोन टू द बायर, मन से थोड़ा प्रोविजन लिखना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से। इफ द क्वेश्चन इज शोन टू, इफ द सैंपल इज शोन टू द बायर and buyer is negligent about checking the product, then according to the provision of caveat emptor, buyer should be aware that is seller will not be responsible for the wrong choices of the buyer and buyer will be held liable। ठीक है, ये हो गया पहले क्वेश्चन का प्रोविजन। So if the buyer is negligent according to the caveat emptor provision, buyer will not have any option of ग्रीवेंस रिट्रेसल। सेकंड क्वेश्चन का भी प्रोविजन लिखा। थर्ड क्वेश्चन, बट इफ, पैरा करके सेकंड प्रोविजन लिखूंगा, बट इफ सेलर फॉलोज द थ्री कंडीशन, पॉइंट नंबर 1 2 3, पेज नंबर 2.24, then there is a implied condition as to quality or fitness and seller will be responsible for selling the wrongful goods। मेरे हो गए तीनों प्रोविजंस कंप्लीट। अब आएगा फैक्ट्स ऑफ द केस। पूरे क्वेश्चन को 3 या 4 लाइन में लिखो। फिर आएगा एप्लीकेशन ऑफ द केस। हेंस द क्वेश्चन विल बी अप्लाइड और सॉल्व्ड एज अंडर। पॉइंट नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या था? गीता वांट्स टू फाइल अ सूट as Mrs. Geeta was irresponsible for while taking the sample, she will be responsible for her wrong choices, hence she will not be successful in the suit of fraud filed against the buyer। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फिर पॉइंट नंबर 2 क्या लिखेंगे? the fate of the case will that buyer will be responsible and seller will not be held responsible and Mrs. Geeta will not get any option for grievance redressal। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का कंक्लूजन। पॉइंट नंबर 3, in the third case if Geeta specified her exact requirement, ठीक है, and seller provides the wrong product, then there is a breach of condition and buyer, that is Mrs. Geeta, will have a right to repudiate the contract and claim the price if paid। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन का कंक्लूजन। इस तरह से लिखेंगे पूरा क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? किसी को बाउंसर जा रहा है क्या? ठीक है, सबको समझा लिखना कैसा है? क्वेश्चन नंबर 3, X consults Y, a motor car dealer, for a car suitable for touring purposes to promote the sale of his product. Y suggests Santro and X accordingly buys it from Y. The car turns out to be unfit for touring purposes.
what remedy X is having now under the Sale of Goods Act 1930. ठीक है, वापस से क्या कौन सा प्रोविजन है? ब्रीच ऑफ implied condition, condition as to quality or fitness, पेज नंबर 2.24. ठीक है, क्या हुआ? सब में वही है, हाँ ठीक है, तो वही प्रोविजन आएगा। तो लिखेंगे कैसे? अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इम्प्लाइड कंडीशन, डायरेक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट के इम्प्लाइड कंडीशन पर मत जंप करो, पहले थोड़ा सा 2 लाइन का इंट्रो देंगे। इम्प्लाइड कंडीशंस मींस दोज कंडीशंस which even though are not expressed in the contract but still will be assumed to be applicable in the contract unless contrary is written in the contract. ठीक है, one such implied condition is to quality or fitness. It states that, फिर पूरा का पूरा प्रोविजन लिखेंगे, ठीक है, कि सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड सो जब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट रेमेडी एक्ट इज हैविंग, मतलब उनको क्या चाहिए? रेमेडी। तो सिर्फ 3.6 के प्रोविजन खत्म नहीं होगा, आगे वो लिखना पड़ेगा। सो इफ द इम्प्लाइड कंडीशन इज ब्रीच, बायर विल हैव द राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड टू क्लेम इफ एनी प्राइस इज पेड टू द सेलर। यहाँ पर हुआ मेरे रेमेडी का प्रोविजन कंप्लीट। प्रोविजन समझ में आया? फिर लिखेंगे फैक्ट ऑफ द केस एज गिवन इन द इंस्टेंस केस, एज कंसल्ट बाय मोटर कार डीलर फॉर परचेज ऑफ अ कार फॉर टूरिंग पर्पसेस एंड बाय सजेस्ट सेंट्रो, द कार टर्न्स आउट टू बी अनफिट फॉर टूरिंग पर्पसेस। फैक्ट। फिर हो गया एप्लीकेशन, थर्ड पैरा, अप्लाइंग द अबव प्रोविजन एज एक्स हैज consulted Y and asked about his requirement and depended upon the skill of Y. So here Y provided Santro which was not fit for touring purposes. That is the implied condition as to quality or fitness has been breached. Hence, the buyer, that is X, will have a right to repudiate the contract and to claim the price if any paid. ये हो गया मेरा पूरा कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, मिसेस जी bought a tweed coat from P. When she used the coat, she got rashes on her skin as her skin was abnormally sensitive. But she did not make this fact known to the seller, that is P. Mrs. G filed a case against the seller to recover damages. Can she recover damages? कौन सा आएगा? होलसेल में सिर्फ खाने के लिए आता, वो सिर्फ खाने के लिए आता है, वो याद रखो। करेक्ट, 3 चीजें आएंगी। सबसे पहला क्या आएगा कि there is no implied condition regarding the quality or fitness. किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग कोई भी implied condition नहीं है। But if 3 conditions are fulfilled, again पेज नंबर 2.24, वापस वही 3 conditions are fulfilled तो बायर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। क्यों 3 conditions पर आया मैं? अगेन कौन सा प्रोविजन लिखना है ये क्वेश्चन में गिवन रहता। अगर आप क्वेश्चन के वर्डिंग पढ़ो तो उसमें बोले हुआ है क्या? She did not make this fact known to the seller, मतलब ही क्वेश्चन पूछने वाले को वो 3 कंडीशन चाहिए, समझे? सो और तीसरा प्रोविजन क्या है? कैविएट एम्प्टर कि बायर शुड बी अवेयर फॉर हिज चॉइसेस, सेलर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल्टी और रॉन्ग चॉइसेस ऑफ द बायर। 3 प्रोविजन अप्लीकेबल होंगी इन क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आया? लिखना कैसा है, प्रोविजन हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं सबको? ठीक है, तो लिखेंगे कैसे? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इम्प्लाइड कंडीशन, वापस पहले इम्प्लाइड कंडीशन को 2 लाइन में लिखेंगे।
फिर लिखेंगे there is no implied condition as to quality or fitness of the goods sold for any particular purpose. पेज नंबर 2.24 पर है. But the condition as to reasonable fitness of goods for a particular purpose may be implied if the following three conditions are fulfilled. Point number 1, point number 2, point number 3. Also, the provisions of caveat emptor states that seller will not be responsible for the wrong choices of the buyer. Buyer should be careful. He should be aware while selecting the goods. ठीक है, ये हो गया मेरा प्रोविजन. फिर facts. In the given case, Mrs. G bought a tweed coat from P. When she used the coat, she got rashes on her skin as her skin was abnormally sensitive. So, provisions. Applying the above provisions, the provision of quality or fitness is not applicable. ठीक है. Also, Mrs. G had not made known to the seller about her abnormally sensitive skin. So she, according to the concept of caveat emptor, she should have checked the product before purchasing it. Hence, seller will not be responsible for any wrong choices, as there is neither the breach of implied condition, neither the breach of caveat emptor. So, final question क्या? Can she recover the damage? Hence, as it is the mistake of Mrs. G, she will not be able to recover any damages from P. Provision clear? Question number 5. Certain goods were sold by sample by A to B, who in turn sold the same goods by sample to C, and C by sample sold the goods to D. The goods were not according to the sample. Therefore, D who found the deviation of the goods from the sample rejected the goods and gave notice to C. C sued B, B sued A. Advise B and C under the Sale of Goods Act 1930. ठीक है. A ने गुड्स बेचा B को, इसने देखा नहीं, सैंपल के हिसाब से बेचा C को. C ने भी देखा नहीं, बेचा D को. D स्मार्ट था, D ने देखा, D ने गुड्स C को वापस किया. तो क्या C को रिटर्न लेना पड़ेगा क्या? और क्या C B को रिटर्न कर सकता है क्या? D डैमेजेस रिकवर कर सकता, क्योंकि गुड्स आर नॉट एज पर सैंपल. ब्रीच ऑफ कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट भी कर सकता क्या? ठीक है, उसने C को वापस कर दिया, क्या C B को वापस कर सकता है? क्यों? मतलब दो प्रोविजन आ रहे, समझ रहे? बोल, आप जब प्रोविजन को अपने लैंग्वेज में बोलते हो ना, तो आप जो सॉल्यूशन निकालते हो उस पर से आपको प्रोविजन समझता है. मतलब यहाँ पर दो प्रोविजन एप्लीकेबल होगी. पहली प्रोविजन क्या? सेल बाय सैंपल. और दूसरा प्रोविजन क्या? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होता. ठीक है, भले ही बुक के हिसाब से वो पॉइंट आगे मेरे ख्याल से यूनिट 3 के अंदर है, बट वो प्रोविजन यहाँ पर आएगा. तो आपको यहाँ पर ये भी लिखना पड़ेगा कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होता. अगर बायर सेलर को इन्फॉर्म करता है, तो अगर एक रीजनेबल टाइम पीरियड डिसाइडेड है और वो टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो या बायर डज एनी एक्ट विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स. तीनों में से कोई भी कंडीशन होता है तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, तो आप रिजेक्ट कर सकते हो क्या? फिर नहीं कर सकते. मतलब दो प्रोविजन आएंगे. समझ में आया? यहाँ तक किसी को डाउट? अब लिखेंगे कैसा? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. पहले लिखेंगे इम्प्लाइड कंडीशन, दो लाइन में. इम्प्लाइड कंडीशन मींस एनी कंडीशन वगैरह. Sale by sample is one such implied condition. It states that there is an implied condition that bulk shall correspond with the sample. Buyer shall have a reasonable opportunity of comparing the bulk. Page number 2.23. Sale by sample लिखेंगे, पैराग्राफ करके सेकंड प्रोविजन लिखेंगे. But if buyer does not check the sample and transfers the goods to third party, so he is doing an act which is equivalent to accepting the goods.
So if the goods are sold to the third party, he will not be able to repudiate the contract. He will only be able to claim the damages. क्योंकि गुड्स तो आगे भेज दिया, मैंने एक्सेप्ट कर दिया, मैं गुड्स कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकता क्या? नहीं, मैं मैक्स टू मैक्स डैमेजेस क्लेम कर सकता। ये मेरा हुआ पूरा प्रोविजन कंप्लीट। कोई डाउट? समझा प्रोविजन कैसे लिखना है? किसी को डाउट? तो फिर लिखेंगे फैक्ट्स ऑफ द केस। A sold certain goods to B by sample, who sold the same goods to C, and C sold the goods to D. D found the deviation in the sample and rejected the goods to C. So applying the above provision, as B sold the goods to C without seeing the sample, so B cannot repudiate the contract with A. Also, C sold the goods to C. So C also cannot repudiate the contract as he has accepted the goods. But D, before accepting the goods, has rejected the goods. Hence, in the case of contract between C and D, there is a breach of implied condition. Hence, D has the right to repudiate the contract with C and reject the goods. Point समझ में आया? Question number 3. क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, ठीक है, उनका आंसर पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 वही चीज लिखी, बट उनका प्रोविजन का लिखने का तरीका अलग है। वो डायरेक्ट हिंट देके केस पे जंप करते, वो फॉर्मेट ऑफ आंसर अपने को एग्जाम में नहीं लिखना है। बात समझ में आई क्या सबको? क्वेश्चन नंबर 6 पर आओ। Person purchased bread from a baker's shop. Piece of bread contained a stone in it which broke the buyer's tooth while eating. What are the rights available to the buyer? मैं एक लाइन बोला था आपको, क्या जब भी खाने की चीजें आती होलसमनेस का इम्प्लाइड कंडीशन अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ प्रोविजन कौन सा आएगा? इम्प्लाइड कंडीशन एज टू होलसम। कोई डाउट? ठीक है, अगेन पहले लिखेंगे इम्प्लाइड अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इम्प्लाइड कंडीशन का मीनिंग 2 लाइन में लिखेंगे। पेज नंबर 2.25 होलसमनेस का कंडीशन। इन द केस ऑफ इटेबल्स एंड प्रोविजंस, in addition to the implied condition as to merchantability, there is implied condition that the goods shall be wholesome. ठीक है, सो प्रोविजन इतना लिखेंगे क्या? नहीं, प्रोविजन को क्वेश्चन से कनेक्ट करना है। सो इफ द गुड्स आर नॉट होलसम, दैट इज reasonable for the consumption of the buyer, there will be breach of condition and buyer will have a right to repudiate the contract. ये हो गया मेरा पूरा प्रोविजन। फिर लिखेंगे फैक्ट्स। अ पर्सन परचेज्ड द ब्रेड फ्रॉम बेकर शॉप, द पीस ऑफ ब्रेड कंटेन अ स्टोन, वगैरह वगैरह। So applying the above provision, as the bread from the baker shop was not merchantable and wholesome, there is a breach of implied condition and hence buyer will have the right to repudiate the contract and to claim any price paid. ये हो गया मेरा पूरा क्वेश्चन का